आज का हमारा यह वीडियो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में है जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसे समय निकालकर जरूर देखें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम बाबूराम शर्मा है। भारतीय जीवन बीमा में मुझे 18 साल हो गए हैं। 18 साल में भारतीय जीवन बीमा से मुझे बहुत सारे अवार्ड और मान सम्मान मिला है। यह सब आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से संभव हो पाया है, इसलिए आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे भी मेरा सहयोग करते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए आगे भी नई नई जानकारी और आपके फायदे वाले वीडियो बनाता रहूंगा। आज मैं किसी प्लान के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है वेल्थ क्रिएशन, मतलब इनकम बढ़ाना। हम कहां बचत करें कि हमारे पैसे सुरक्षित भी रहें और ज़्यादा रिटर्न भी मिले। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको रियल एस्टेट और वर्चुअल एस्टेट के बारे में बताऊंगा। इस कॉन्सेप्ट में मेरा मतलब यह नहीं है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें लेकिन सावधानी और उचित जानकारी के साथ, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपसे एक अनुरोध है कि इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझने के लिए जब आपके पास प्रॉपर समय हो तभी आप इसे देखें। वेल्थ क्रिएशन में सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन ऑफ इंडिया। भारत में लोग कहां कहां बचत करते हैं। भारत में 4 जगह लोग बचत करते हैं: रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, गोल्ड और एफडी। यहां पर बचत करने से सबकी सोच यही होती है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं इसका एंजॉय करूंगा और मेरे ना रहने के बाद मेरा परिवार इसका एंजॉय करेगा। ज्यादातर लोगों का प्रश्न यह होता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न कहां मिलता है। आप बोलेंगे प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट के बारे में तो मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा जिसका टॉपिक होगा शेयर मार्केट के फंडे का फंडा, लेकिन आज बात करेंगे रियल एस्टेट और वर्चुअल एस्टेट की। सबसे पहले बात करेंगे रियल एस्टेट की, फिर कंपेयर करके बताएंगे कि कैसे वर्चुअल एस्टेट और रियल एस्टेट से ज्यादा फायदा देता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने वाले 2 तरह के क्लाइंट होते हैं। एक होता है अनुभवी क्लाइंट, दूसरा होता है नया क्लाइंट। अनुभवी क्लाइंट को यह पता होता है कि कब और कहां प्रॉपर्टी लेना है और कहां नहीं लेना है। वैसे भी प्रॉपर्टी का रेट पीक पर है। आज के प्रॉपर्टी का रेट 2040 का है। अब रेट बढ़ने के चांस कम है। रहने के लिए तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन बेचने के बाद आज के समय में आपको प्रॉपर्टी से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। नए क्लाइंट को यह अनुभव नहीं होता, इसलिए वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। पर्पज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या होता है? खुद की प्रॉपर्टी रहने के लिए। यह प्रॉपर्टी लोग खुद के रहने के लिए लेते हैं। जिस प्रॉपर्टी में सब लोग रहते हैं उस प्रॉपर्टी से इमोशनल लगाव होता है, इसलिए सोच यह होती है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं रहूंगा, मेरे ना रहने के बाद मेरे बच्चे इस प्रॉपर्टी का एंजॉय करेंगे। दूसरी सोच यह होती है कि मेरे ना रहने के बाद यह प्रॉपर्टी बच्चे को मिलेगी। इस प्रॉपर्टी को लोग जल्दी नहीं बेचते हैं। दूसरा होता है रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट। यह प्रॉपर्टी लोग रेंटल इनकम के लिए खरीदते हैं। रेंटल इनकम एक तरह की पैसिव इनकम होती है। सोच यह होती है कि जब तक मैं हूं मैं रेंट का एंजॉय करूंगा और मेरे ना रहने के बाद हमारी फैमिली रेंट का एंजॉय करेगी। इस प्रॉपर्टी को भी लोग जल्दी नहीं बेचते हैं। तीसरा है एस्टेट प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स। रियल एस्टेट से फ्यूचर की प्लानिंग। कुछ लोग बेटी की शादी के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं कि शादी में प्रॉपर्टी बेच देंगे और शादी कर लेंगे। कुछ लोग बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं कि जब भी हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत होगी उस समय इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे और एजुकेशन का खर्च उससे पूरा कर लेंगे। जबकि आज के समय में एजुकेशन का खर्च 14 से 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। उस हिसाब से आपके प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ेगा। तीसरा है कुछ लोग
छोटे छोटे कई घर ले लेते हैं और एक साथ सब घरों को बेचकर एक बड़ा घर ले लेते हैं। चौथा है, कुछ लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग भी प्रॉपर्टी से करते हैं। रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी को बेचकर रिटायरमेंट का एंजॉय करेंगे। पांचवा है, कुछ लोग मेडिकल खर्च के लिए भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी मेडिकल खर्च की ज़रूरत होगी प्रॉपर्टी बेचकर या लोन लेकर मेडिकल खर्च देख लेंगे। छठा है, कुछ बिजनेसमैन इस तरह के भी होते हैं कि प्रॉपर्टी ठीक रेट पर मिल जाए तो ले लेते हैं और जब बिजनेस में पैसों की ज़रूरत होती है तो प्रॉपर्टी को बेचकर बिजनेस में लगा देते हैं। क्या अपने और अपने परिवार के भविष्य की प्लानिंग रियल एस्टेट से करना सही है या गलत? हम आगे आपको बताएंगे। बिना प्लानिंग के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या समस्या आती है? सही समय पर सही रेट ना मिलना। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब भी पैसों की ज़रूरत हो उस समय प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। प्रॉपर्टी लेना बहुत आसान है लेकिन उसको बेचना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है। और अगर आपने प्रॉपर्टी बेटी की शादी, एजुकेशन, रिटायरमेंट या मेडिकल खर्च के लिए लिया है, उस समय अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी या रेट सही नहीं मिला तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? इमोशनल अटैचमेंट। कुछ लोग प्रॉपर्टी ऐसी जगह लेते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी बेचें तो रेट अच्छा मिले, जैसे हिल स्टेशन, पर्यटन स्थल या फिर अच्छी लोकेशन में। उस समय तो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता लेकिन कुछ समय बाद उस प्रॉपर्टी से इमोशनल लगाव हो जाता है जिससे लोग उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचते और नहीं बेचेंगे तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? फैमिली से बेचने के लिए परमिशन का ना मिलना। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए ले रहे हैं तो यह बात तो आप मान लेना कि लेंगे तो आप अपनी मर्जी से, लेकिन बेचने के लिए आपको फैमिली से परमिशन लेनी ही होगी। अगर कंफर्म है कि प्रॉपर्टी बेचना ही है तो प्रॉपर्टी के पेपर को लॉकर में रखो क्योंकि घर वाले अगर नहीं चाहेंगे तो आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, यह कंफर्म है। अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? समय का सही ना होना। जब आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उस समय रेट सही नहीं मिल पाता। खरीदार चाहता है प्रॉपर्टी कम रेट में मिल जाए लेकिन बेचने वाला चाहता है कि प्रॉपर्टी के ज़्यादा पैसों में बिके। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कम रेट पर बिकी तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? बेचने के समय मार्केट में खरीदार नहीं होता है। जब हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उस समय मार्केट में खरीदार नहीं होता। अगर खरीदार आपकी प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेगा तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? डिमांड और सप्लाई चैलेंज। आज के समय में प्रॉपर्टी तो खूब बन रही हैं लेकिन 140 करोड़ की आबादी के बाद भी खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं है तो आप बेचेंगे कहां? तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? लिटिगेशन प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी बेचने के समय में जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम। आपके कानून के हिसाब से सिस्टर को भी हिस्सा चाहिए। पेपर वर्क में प्रॉब्लम। रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन आने पर भी समस्या आ सकती है। आज के समय में कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं उसमें से 51% केवल प्रॉपर्टी के हैं। अगर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा? टैक्स प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी बेचने पर आपको गेन टैक्स भी लगता है, वो टैक्स देना ही होगा आपको। अगर कोई भी समस्या आ गई और प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो ये बताइए कि आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए पैसे कहां से आएंगे? फ्यूचर की प्लानिंग आपको रियल एस्टेट से नहीं वर्चुअल एस्टेट से करनी चाहिए। आपके भविष्य की प्लानिंग के लिए हमारे पास 7 तरह की प्रॉपर्टी है। रेंटल इनकम के साथ मैक्सिमम प्रॉपर्टी रेट, एक प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी फ्री, ईएमआई डिस्काउंट प्रॉपर्टी, बच्चों के भविष्य के लिए प्रॉपर्टी,
रेगुलर रेंटल इनकम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम रेंटल इनकम और मैक्सिमम प्रॉपर्टी रेट, या चेन्नई प्रॉपर्टी। ये 7 तरह की प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसमें हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि कैसे जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है आपकी, उससे कैसे बेहतर रिटर्न हम वर्चुअल एस्टेट की प्रॉपर्टी में दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, सेव एंड क्रिएट, बचत करोगे फिर फंड बनाओगे, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट और एसआईपी। क्रिएट एंड सेव, पहले फंड बनाओगे फिर बचत करोगे, जैसे रियल एस्टेट या इंश्योरेंस। यहां पर बचत करने से आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी या फिर इंश्योरेंस में आपको एक बीमा धन मिल जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, 19,000 रुपए का महीने का प्रीमियम अगर आप देते हो तो आपको 41 लाख का एक बीमा धन मिल जाएगा। कुछ समय बाद आपको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा और मैच्योरिटी पर एक गारंटेड फंड मिल जाएगा। 19,000 रुपए महीना की ईएमआई देकर आप एक 25 लाख का फ्लैट ले सकते हैं। 6 महीना बाद उसका रेंट मिलना शुरू हो जाएगा और जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे उस समय मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। क्या आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग रियल एस्टेट से करना चाह रहे हैं? आज के समय में जो प्रॉपर्टी का रेट है वह इतना बढ़ गया है कि जो रेट 2040 में होना था वह आज है। हमारे इंडिया में 140 करोड़ आबादी होने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में लाखों फ्लैट खाली पड़े हैं जिनका कोई खरीदार नहीं है। इस समय सप्लाई ज्यादा और खरीदार कम है। जिसने पहले प्रॉपर्टी खरीद लिया वह पैसे कमा लिए, लेकिन 2018 के बाद जब से जीएसटी लगना शुरू हुआ है और प्रॉपर्टी व्हाइट में बिकनी शुरू हुई है, उसके बाद से प्रॉपर्टी बिकनी कम हो गई है। पहले जो फ्लैट बने हैं उसमें लिफ्ट, बड़ी पार्किंग, जिम, स्विमिंग पूल और सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वह फ्लैट आज की जनरेशन को पसंद नहीं है। अब आप सोचो कि आज के समय में 15 से 20 साल के बाद आज के बने फ्लैट न्यू जनरेशन को कैसे पसंद आएंगे। और आप फ्यूचर की प्लानिंग रियल एस्टेट से करते हैं, उस समय आपका फ्लैट नहीं बिका तो आपके और आपके बच्चे के भविष्य का क्या होगा। उस समय डिमांड और सप्लाई मिसमैच होगी, मतलब मार्केट में खरीदार तो होगा लेकिन आपका फ्लैट नहीं बिकेगा क्योंकि आपका फ्लैट 15-20 साल पुराना है, उसको पसंद नहीं आएगा। वैसे ही जैसे आज 15-20 साल पुराने फ्लैट आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे पसंद आएगा। आप प्रॉपर्टी को ईएमआई बैंक से लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे रियल एस्टेट और वर्चुअल एस्टेट में क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी है। पहला है, आप प्रॉपर्टी को ईएमआई पर बैंक से लोन ले सकते हैं। आपके ना रहने पर वह प्रॉपर्टी आपके परिवार को मिल जाएगी। आप अगर बैंक का सारा पैसा दे देते हैं और आपको या आपके रहने पर पैसों की जरूरत होने पर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। वर्चुअल एस्टेट से भविष्य की प्लानिंग, कुछ प्रीमियम देकर आप एक बीमा धन ले सकते हैं। आपके ना रहने पर बीमा धन इंटरेस्ट के साथ आपके परिवार को मिल जाएगा। पॉलिसी का टाइम पूरा होने पर मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट के साथ सारा पैसा आपको मिल जाएगा। फर्स्ट एडवांटेज, वर्चुअल एस्टेट में ज़्यादा परचेज प्राइस मिलेगा जबकि रियल एस्टेट में कम वैल्यू का फ्लैट मिलेगा। 19,000 के प्रीमियम पर आपको 41 लाख का एक बीमा धन मिल जाएगा जबकि 19,000 की ईएमआई पर 25 लाख का फ्लैट मिलेगा। सेकेंड एडवांटेज, अगर 25 लाख की प्रॉपर्टी को 30 साल बाद बेचते हैं
तो 50 से 52 लाख रुपए में बिक सकती है, कोई गारंटी नहीं है। 41 लाख की वर्चुअल प्रॉपर्टी 1 करोड़ से 3 करोड़ में बिकेगी, यह कंफर्म है। एक्चुअल प्रॉपर्टी कितने में बिकेगी गारंटी नहीं है, लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टी कितना पैसा मिलेगा यह कंफर्म होगा। थर्ड एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में मैच्योरिटी के समय कोई टैक्स नहीं लगेगा। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उसको बचाने का 3 तरीका होता है। प्रॉपर्टी फिर से ले लो, बॉन्ड ले लो 5 साल के लिए, बैंक में एफडी कर दो 2 साल के लिए। फोर्थ एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में कोई बायर की जरूरत नहीं होती, समय पूरा होने पर मैच्योरिटी का पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा है, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बेचने के लिए बायर की जरूरत नहीं होगी, आपकी जरूरत पर खरीदार मिलेगा या नहीं पता नहीं। फिफ्थ एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में पेड अप वैल्यू का ऑप्शन होता है, मतलब 3 साल के बाद प्रीमियम देना बंद भी कर सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में यह संभव नहीं है कि 3 BHK की जगह आप 1 BHK ले लो और 30,000 की EMI की जगह आप 10,000 की EMI पर आप फ्लैट की EMI दे सकते हैं। प्रॉपर्टी पर लोन होने के बाद कोई समस्या आने पर आप बीच में EMI बंद नहीं कर सकते। सिक्स्थ एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में 3 साल के बाद प्री सैंक्शन लोन होता है, किसी भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। रियल एस्टेट में आपको प्रॉपर्टी पर पहले से ही लोन है, लोन मिलना मुश्किल है, अगर मिलेगा भी तो पहले से ज़्यादा इनकम प्रूफ फिर से देना होगा। सेवंथ एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में EMI डिस्काउंट का भी ऑप्शन होता है, जबकि रियल एस्टेट में आपको EMI डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एट्थ एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में मृत्यु के बाद नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। वर्चुअल स्टेट में 1 से अधिक भी नॉमिनी हो सकते हैं। मृत्यु के बाद रियल एस्टेट में फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है। नाइन्थ एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में जितने समय का आपने टर्म लिया है उतने समय तक आपकी EMI उतनी ही जाएगी, कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि रियल एस्टेट में बैंक का रेट कम और ज़्यादा होने पर आपकी EMI भी कम और ज़्यादा हो सकती है। 10th एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगती है, रियल एस्टेट में हर महीने मेंटेनेंस आपको देना ही होगा। किसी किसी प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और हर साल बढ़ती भी रहती है। 11th एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट में कोई स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, ब्रोकरेज नहीं देना होगा। रियल एस्टेट में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज देना होता है, जो 8 से 15% तक प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से लगता है। 12th एडवांटेज, वर्चुअल प्रॉपर्टी में बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि रियल एस्टेट में बेचने के समय में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एक या एक से अधिक बारिश होने पर भी बंटवारे के समय में फैमिली प्रॉब्लम आती है। 13th एडवांटेज, रोड, रेलवे लाइन या इंडस्ट्रीज के लिए आपकी प्रॉपर्टी को सरकार ले सकती है, वर्चुअल स्टेट में यह समस्या नहीं आएगी। 14th एडवांटेज, प्रॉपर्टी लेने के बाद तुरंत आपको पूजा करनी होगी कि भगवान हमारे घर का वास्तु दोष ठीक रहे और भूकंप से भी हमारे घर को बचाना, यह समस्या वर्चुअल स्टेट में नहीं आएगी। 15th एडवांटेज, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में तय समय पर बिल्डर आपको प्रॉपर्टी नहीं देगा, इसीलिए सरकार ने रेरा एक्ट बनाया है। और बिल्डर में सही मटेरियल अगर नहीं लगा है तो भी समस्या आपको आएगी, इसकी गारंटी बिल्डर नहीं देता। अगर बिल्डर ने किसी भी कानून का उल्लंघन किया है तो भारत सरकार उसको गिरा भी सकती है, जैसा आपने देखा भी है नोएडा में, कई सारी जगह, नोएडा, गुड़गांव में और 1-2 जगह हुआ है इस तरह का। वर्चुअल स्टेट में
100% समय पर ही पैसा मिलेगा, इसकी गारंटी IRDA और भारत सरकार देती है। एक जगह आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है और दूसरी जगह रिस्क है, तो आप बचत कहां करेंगे वो आपको सोचना है। कुछ डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में भी बता देते हैं कि वर्चुअल स्टेट में क्या डिसएडवांटेज हैं। वर्चुअल स्टेट में आपको लंबे समय तक रुकना होता है, जबकि रियल स्टेट में कम समय में भी पहले लोग पैसे बना लेते थे। लेकिन आज के समय में मकान जल्दी बिकेगा ही नहीं, और बिकेगा भी तो रजिस्ट्री, रेनोवेशन और सोसाइटी खर्च काटने के बाद आपको बहुत कम बचेगा। आज के समय में प्रॉपर्टी में भी पैसे कमाने के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। रियल स्टेट में तुरंत रेंटल इनकम शुरू हो जाती है। वर्चुअल स्टेट में कुछ समय बाद रेंटल इनकम मिलती है, लेकिन रेंटल इनकम रियल स्टेट से बहुत ज़्यादा मिलती है। रियल स्टेट में इंटरेस्ट एडिशनल टैक्स में छूट मिलती है। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से रियल स्टेट और वर्चुअल स्टेट के बारे में आपको बताया। अगर आप वर्चुअल स्टेट और 7 तरह की वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप जरूर संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9711047012 9971390499। धन्यवाद। आप अगर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं और आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वैसे मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं बोला है, इसलिए मेरी बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। पुनः आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।